हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत सब्जेक्ट और आगामी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं रीट, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट आदि विभिन्न सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पिछले वीडियो में मैंने संज्ञा प्रकरण से संबंधित सभी बातें आप लोगों के समक्ष रखी, जिसमें वर्ण, विचार, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर, प्रयत्न, विभिन्न संज्ञाएं अपन ने देखी हैं। और आज के इस वीडियो में उन्हीं पिछले वीडियो में से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह मेरे द्वारा किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए मेरे द्वारा आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक इसके आंसर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने तीसरे वीडियो में अपलोड किए थे। आज के इस वीडियो में पूरे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों। देखते हैं। क्वेश्चन है, यत्न है कतिधा। तो आपको बताना है यत्न या प्रयत्न कितने होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ए, द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यत्नः सन्ति। तो आपको बताना है यत्न हैं आंतरिक, बाह्य दोनों प्रकार के, या कोअपि नहीं, अर्थात कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस में आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है द्वयोः, अर्थात यत्न दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है आभ्यंतर, और बाह्य यत्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर यत्न है नास्ति। आपको बताना है निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों संवार। जी हाँ, संवार जो है बाह्य यत्न के अंतर्गत पढ़ा गया है। अन्य सभी आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत पढ़े गए हैं। इनकी व्याख्या पिछले वीडियो में मैंने कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर यत्न है कतिधा। अर्थात आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रकार के आभ्यंतर यत्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हरिस्व अकारस्य आभ्यंतर प्रयत्न है। अर्थात आपको बताना है ऋस्व अकार जो है उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। और इसका जो
आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा दोस्तों सी विवृत। यदि प्रयोग की दृष्टि से पूछता है आपसे तो संवरित होता है, जबकि व्याकरण की जो प्रक्रिया दशा है उसके अंतर्गत हरिस्व आकार का अभ्यंतर प्रयत्न स होता है। लेकिन सामान्य रूप से यदि पूछा जाता है तो सभी स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। अतः इसका राइट आंसर होगा सी विवृत। अगला प्रश्न है अंतस्तः वर्णानाम अभ्यंतर प्रयत्न है। तो आपको बताना है अंतस्थ वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न। अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं और इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो है ब ईसत स्पृष्ट। अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईसत स्पृष्ट को माना गया है। अगला क्वेश्चन है स्पर्शानाम अभ्यंतर प्रयत्न है। तो आपको बताना है स्पर्श वर्ण जिनकी संख्या 25 है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। इसके लिए पाणिनीय व्याकरण में सूत्र दिया गया स्पृष्ट स्पर्शानाम, अर्थात स्पृष्ट जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। कैसे लेकर मैं तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञा अस्ति। आपको बताना है कि निम्न में से किस विकल्प में संयोग संज्ञा हुई है। तो इसका जो राइट होगा वो है स सरस्वती। जी हाँ, सरस्वती में संयोग संज्ञा हुई है। स ए र ए स व ए ती। तो जब मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में दो व्यंजन वर्णों के बीच यदि स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ स और व इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर संयोग संज्ञा हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अत्र प्रयत्नम शब्दस्य तात्पर्यः वर्तते। तो आपको बताना है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ पर जो प्रयत्न शब्द है उससे क्या आशय लिया गया है, अर्थात प्रयत्न का आशय आभ्यंतर प्रयत्न है या बाह्य प्रयत्न है या स्पृष्ट प्रयत्न या ये सभी। तो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ए आभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात स्वर्ण संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया था स्वर्ण संज्ञा विधायक जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वो सूत्र कहता है जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न। देखते हैं अगला प्रश्न अल्प प्राणः सन्ति। तो आपको बताना है निम्न में से किस ऑप्शन के अंतर्गत सभी वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है स। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये स वर्ण इसके अंतर्गत नहीं आता है। अन्य सभी वर्ण जो हैं
वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। स वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। लेकिन अन्य सभी ऑप्शन में बहुत अधिक जो है कुछ वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स ऑप्शन है इसमें क, ग, ज, व, च, ट, त ये सभी वर्ण जो हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको, ये स इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानमस्ति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपको बताना है। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है नासिका। नासिका अनुस्वारस्य सूत्र है। तो नासिका का जो उच्चारणीय वर्ण होते हैं वो अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कह उपपदमानीय। आपको बताना है उपपदमानीय क्या होता है। और इसका राइट आंसर अपन मान सकते हैं दोस्तों, इसके वैसे तो इसमें चिन्ह हटा दिया है, कंप्यूटर मिस्टेक से चिन्ह हट गया है इसका उपपदमानीय का। उपपदमानीय के लिए इस तरह का एक चिन्ह आता है और इस अर्ध विसर्ग के बाद यदि प या फ आता है तो उसे उपपदमानीय वर्ण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। आपको बताना है निम्न में से संज्ञा सूत्र है, निम्न में से कौन सा सूत्र जो है वो संज्ञा सूत्र है, आपको ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच जो सूत्र है वो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। जबकि इको यणचि की बात करें तो यण संधि विधायक सूत्र है। ये आद गुण है, गुण संधि विधायक सूत्र है। अकह सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि विधायक सूत्र है। जबकि वृद्धिरादेच जो है वो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। जबकि एक सूत्र आता है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि ये सूत्र वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। जबकि वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धिरादेच। देखते हैं अगला प्रश्न प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। आपको बताना है कौन सा सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है स आदिरंतेन सहिता। देखते हैं अगला प्रश्न कादयो मावसानः वर्णः कथ्यन्ते। तो आपको बताना है कादयो मावसानः वर्ण किसको कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए स्पर्शः। कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण है उनको कादयो मावसानः कहा जाता है और इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम बाह्य यत्न अस्ति। तो आपको बताना है दूसरे और चौथे वर्ण का बाह्य यत्न क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ब महाप्राण। क्योंकि महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा महाप्राण। अगला प्रश्न है प्रथम द्वितीय वर्णानाम बाह्य यत्न है अस्ति। तो आपको बताना है प्रथम द्वितीय वर्णानाम बाह्य यत्न। और इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा दोस्तों ब। विवार, समास और अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनका बाह्ययत्न विवार, समास और अघोष होता है। अगला प्रश्न है तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्णानाम बाह्ययत्न है अस्ति। आपको बताना है तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण का बाह्ययत्न क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, संवार, नाद, घोष। अर्थात हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का जो बाह्ययत्न होता है वो संवार, नाद, घोष होता है। अगला प्रश्न है कस्मिंश्चित् स्वरस्य कति यत्नः संभवति। तो आपको बताना है कि किसी स्वर के कितने यत्न संभव हैं। किसी भी स्वर के कितने यत्न संभव हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी, एक आभ्यंतर और 3 बाह्य प्रयत्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ण है उसका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है, जबकि स्वर की बात करें तो स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला प्रश्न देखते हैं कस्मिंश्चित् व्यंजनस्य कति यत्नः संभवति। किसी व्यंजन वर्ण के कितने यत्न संभव हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, एक आभ्यंतर प्लस 4 बाह्य प्रयत्न। तो मैंने बताया था आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा सभी वर्णों का, जबकि व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसके 4 बाह्य प्रयत्न संभव हैं। जैसे विवार, समास, अघोष, संवार, नाद, घोष। इन 6 में से किसी भी एक वर्ण के 3 बाह्ययत्न होते हैं, जबकि अल्प प्राण और महाप्राण में से एक और शामिल करके प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्ययत्न जबकि एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बाह्य यत्न है कतिधा। आपको बताना है बाह्य यत्न कितने होते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, 11। बाह्य यत्नों की जो संख्या है वो 11 है, जबकि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कस्मिंश्चित् व्यंजनस्य कति बाह्य प्रयत्न है संभवति। यहाँ पे बताना है किसी व्यंजन वर्ण के कितने बाह्य प्रयत्न संभव हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, 4। व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य यत्न होते हैं, जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया, और स्वर के 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। अर्थात वर्ण का अदर्शन हो जाना कौन सी संज्ञा कहलाता है। अभाव संज्ञा, लोप संज्ञा, संहिता संज्ञा या संयोग संज्ञा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लोप संज्ञा। अर्थात किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना लोप संज्ञा कहलाता है। अगला प्रश्न है लोप संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। अर्थात लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पे लोप संज्ञा करने वाला सूत्र और लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है दोस्तों स एदर्शनम लोप है।
एदर्शनम लोप है जो सूत्र है वो लोप संज्ञा करता है, जबकि तस्य लोप है सूत्र जिस वर्ण की इच संज्ञा हो जाती है उसका लोप करता है, अर्थात लोप करने वाला जो सूत्र है वो तो है तस्य लोप है, जबकि लोप संज्ञा किससे होती है, एदर्शनम लोप है। अगला प्रश्न है लोप विधायक सूत्रम अस्ति, तो आपको बताना है लोप विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब तस्य लोप है, अर्थात जिस वर्ण की इच संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है तस्य लोप है सूत्र से, तो ये लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। जबकि अदर्शनम लोप है ये सूत्र क्या कहता है कि किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना लोप कहलाता है। अदर्शनम लोप है जो है वो लोप की परिभाषा देता है अपने को कि लोप क्या है, अर्थात अदर्शन किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना ये लोप है। जबकि तस्य लोप है सूत्र क्या कहता है कि उसका लोप, किसका लोप, जिसकी इच संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाए, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो लोप करने वाला जो सूत्र है वो है तस्य लोप है, जबकि लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोप है। अगला प्रश्न देखते हैं वर्णानाम अतिशयति सन्निधि किम संज्ञम स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब सहिता वर्णानाम अतिशयति सन्निधि सहिता संज्ञम स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता सहिता संज्ञा कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कल के संज्ञाओं के टॉपिक के अंतर्गत, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सहिता संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं उपदेश अवस्थायाम अनुनासिक अच वर्णानाम इच संज्ञा भवति, तो आपको बताना है उपदेश अवस्था में स्थित जो अनुनासिक स्वर वर्ण है उनकी इच संज्ञा किस सूत्र से होती है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ब उपदेशे एज अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर वर्ण की इच संज्ञा हो, ये सूत्र कहता है उपदेशे एज अनुनासिक इत। उपदेश अवस्था की बात है, उपदेश अवस्था कहा जाता है जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये त्रिमुनि है संस्कृत के, इनके द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया है उसको उपदेश कहा जाता है। और उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर वर्ण की संज्ञा उपदेश से अनुनासिक इत सूत्र से होती है। दोस्तों व्यंजनों की संज्ञा इत संज्ञा करने वाले बहुत से सूत्र हैं, लेकिन स्वर वर्ण की संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेश से अनुनासिक इत। अगला प्रश्न देखते हैं अद्यो लिखितानाम कस्मिन् पदे संहिता प्रयुक्ता, तो आपको बताना है नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल है उनमें से किस उदाहरण के किस ऑप्शन के अंतर्गत संहिता संज्ञा अर्थात संधि कार्य हुआ है। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा सी उपेंद्र है, उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है। ए और ई गुण हो जाता है ए, तो उपेंद्र है रूप बनता है, गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सप प्रत्यय आदि
सवर्णस्य इति संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अर्थात सब प्रत्यय में जो प्रारंभिक श वर्ण है उसकी संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है। आपको बताना है सब प्रत्यय के अंतर्गत जो प्रारंभिक वर्ण है उसकी संज्ञा किस सूत्र से हुई है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ए, शह प्रत्ययस्य। सूत्र कहता है प्रत्यय के आदि में स्थित श वर्ण की इत संज्ञा हो, तो इस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है सह प्रत्यय सूत्र से। अगला प्रश्न है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठ अस्ति, तो ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों पै, उबु पद्मान्यानाम ओष्ठौ। अगला प्रश्न है कयो वर्णयो उच्चारण स्थाने कंठ तालुस्तय, अर्थात किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और इसका आंसर होगा ए आई, ए देतौ कंठ तालु, इसका होता है कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है सुबंतः भवन्ति, अर्थात सुबंत जो पढ़ते हैं वो कितने होते हैं, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। और इसका जो आंसर है वो है दोस्तों बी 21। सुबंतों की जो संख्या है वो 21 होती है, जो कि मैंने बताया था सु औजस आदि जो विभक्ति प्रत्यय हैं उनकी संख्या 21 है। अगला प्रश्न है तिगंतः भवन्ति, अर्थात तिगंत जो प्रत्यय हैं वो कितने होते हैं। और इसका होगा राइट आंसर ए 18। टिप तस जी सिप तस थस मिप वस मस आदि जो 18 तिगंत प्रत्यय हैं उनकी संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न है एक मात्री इत्यस्य संज्ञा भवति, अर्थात जिस वर्ण की एक मात्रा होती है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। एक मातृ वर्ण की संज्ञा आपको बतानी है। और इसका जो होगा राइट वो होगा दोस्तों ह्रस्व संज्ञा। एक मातृवर्ण जो होता है उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, जबकि द्विमातृवर्ण की दीर्घ संज्ञा होती है, त्रिमातृवर्ण की प्लुत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है ए ई उ री वर्णानाम कति भेदाः, तो आपको बताना है ए ई उ री इनके कितने भेद होते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो है ब 18। जी हाँ दोस्तों, ए ई उ री इनके प्रत्येक के 18 भेद होते हैं, जो कि मैंने बताया है पिछली वीडियो में। उदात अनुदात स्वरित हरिश पहले होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, फिर उसके बाद प्रत्येक जो वर्ण है वो उदात अनुदात भेद से 9 प्रकार का हो जाता है, उदात अनुदात स्वरित इन तीनों भेद से। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ण एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। तो इस तरह से कुल 18 भेद होते हैं। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से पूरा विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रादीय क्रिया योगे किम संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रादियों की क्रिया के योग में कौन सी संज्ञा होती है। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी उपसर्ग संज्ञा प्रादय क्रिया योगे, अर्थात प्र प्रा अपसम आदि जो 22 प्रादि हैं क्रिया के योग होते ही उपसर्ग कहलाते हैं, क्रिया नहीं होने पर वो निपात होकर अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ए आई ओ औ वर्णानाम कति भेदाः, तो आपको बताना है ए आई ओ औ वर्णानाम इनके कितने भेद होते हैं। इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा दोस्तों
बी 12, क्योंकि इनका हरिस्व स्वरूप नहीं होता है, केवल दीर्घ और प्लुत होगा, तो दीर्घ और प्लुत के भेद से 6 हो जाएंगे, जबकि उदात, अनुदात और स्वरित भेद 3 उनके हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और साथ में अनुनासिक होकर 12 भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कस्य वर्णस्य उच्चारणम स्थानम मूर्धा नास्ति। तो आपको बताना है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ग, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अन्य सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है तीनों का वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं ये। तो इसका राइट हो जाएगा ड। ग जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयोगे परे हरिस्वे किम संज्ञम स्यात्। अर्थात संयोग से पूर्व में स्थित ह्रस्व वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों गुरु संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, संयोग से पूर्व में स्थित हरिस्व स्वर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है संयोगे गुरु सूत्र के द्वारा। कल के वीडियो में मैंने बताया है आपको गुरु संज्ञा और लघु दोनों संज्ञा। तो अगला प्रश्न है री लरी वर्णयोर मितः किम संज्ञम स्यात्। तो आपको बताना है री और लरी वर्ण की आपस में कौन सी संज्ञा होती है। पद संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त संज्ञा या टी संज्ञा। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी सवर्ण संज्ञा। एक वार्तिक आती है रील री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक के अंतर्गत री और ली वर्ण को समान मानकर सवर्ण संज्ञा कर दी जाती है, जिससे कि इन दोनों के कुल भेद 30 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अजभिर व्यवहिता हलः का संज्ञा भवति। अर्थात अजभिर व्यवहिता, अच अर्थात स्वर के व्यवधान से रहित हल की कौन सी संज्ञा होती है। स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है बताना है आपको। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी संयोग संज्ञा। अर्थात हलो अनंतरा संयोग है। सूत्र कहता है जब दो व्यंजन वर्ण बिना किसी स्वर के व्यवधान के आपस में मिलते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। रूप बताया था मैंने अभी आपको सरस्वती। यहाँ पर स और व के मध्य किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, इसलिए इन दोनों की संयोग संज्ञा हो गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संज्ञा प्रकरण से लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से। तो जिन्होंने वीडियो देखा है वो कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा प्राप्त हो। और इसको PDF में प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ग्रुपों पर, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।